सिमर की सास की सारी जिंदगी किराए के मकान में ही बीती, लेकिन जब बेटा कमाने लायक हुआ तो उसने अपना बड़ा मकान बनाया। क्या है माँ, इतनी लंबी लिस्ट मेहमानों की? गृह प्रवेश है सिर्फ, शादी में तो तुमने इन लोगों को बुलाया ही था ना। अरे बेटा, तुम्हारे पिता और मैंने तो सारा आजीवन घर नहीं बनाया, ये सोचकर कि पैसा घर में लगा देंगे तो तुझे कहाँ से पढ़ाएंगे। अब बेटा, घर जैसी खुशी में मैं उन लोगों को कैसे भूल जाऊं जिन लोगों के साथ मैंने पूरा जीवन काटा। तभी वहाँ बहू आ जाती है। क्या माँ जी, कैसी बात कर रही हैं? बुआ जी, चाची जी, उनकी बेटियाँ, ससुराल वाले सभी तो आ रहे हैं। मैंने उनकी लिस्ट सुमन से पूछकर तैयार कर ली है। हाँ बेटा, ये लोग तो रिश्तेदार हैं, इन लोगों को तो बुलाना ही है, लेकिन जिन लोगों के साथ मैं किराए के मकानों में रही, वो मकान मालिक, वो पड़ोसी, उन्हें कैसे भूल सकती हूँ। माँ, लेकिन वो नीलम आंटी को तो मत बुलाना, बड़ा ही लो स्टैंडर्ड साउंड करती है वो। हाँ माँ, और वो किरण को भी। उनका पति और बेटा खाते कितना है। और नहीं तो क्या, शादी में भी 2000 रुपए वाली प्लेट में दनादन खा रहे थे। माँ कुछ नहीं बोलती, कमरे में चली जाती है। तुम्हारी माँ के तो चोचले ही अलग है, न जाने लोगों को क्या बताना चाहती हैं। अरे आस पड़ोस को तो ऐसे पूछ रही है जैसे कि रिश्तेदार। हाँ जानता हूँ माँ को, वो किसी से जुड़ती है तो दिल से जुड़ती है। वैसे बात करता हूँ उनसे। सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। सास को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। लग रहा है कि गुस्सा होकर सो गई। कपड़े भी अपने बाहर फेंक कर गई हैं। बहू है ना, नौकरानी जैसी, कर लेगी काम। बड़बड़ करती बहू सास के कमरे में जाती है और कपड़ों को उनकी अलमारी में रखती है कि तभी उसके हाथ में एक एल्बम और कुछ खत लगते हैं। अरे ये क्या है? बहू एल्बम देखती है जहाँ नीलम आंटी और सास के साथ छोटा सा उसका सुमन खड़ा होता है। इनके बचपन की फोटो। वो सारी फोटो देखकर जब खत को खोलती है तो वो किरण का होता है। बहू खत पढ़ने लगती है। खत में लिखा होता है, तू पैसे की चिंता ना कर, सुमन की पढ़ाई में कोई कमी ना हो, हम पड़ोसी नहीं बहने हैं। तभी सास जग जाती है। अरे बहू, क्या हुआ? कुछ चाहिए था क्या? बहू बात घुमा देती है। माँ जी, वो इनकी फोटो देख रही थी नीलम आंटी के साथ। कितनी सुंदर लग रही है ना आंटी? हाँ, दिखा तो जरा फोटो। बहू सास को फोटो देती है। सास फोटो देखकर कहती है, याद आता है, तेरे ससुर जी तो थे नहीं, काम के लिए 10 दिनों के लिए शहर से बाहर गए थे। जब बेटा होने वाला था तब नीलम आंटी और अरुण अंकल ही थे। आंटी बेचारी रात भर मेरे साथ बैठी रही तो अंकल भाग भाग कर दवाई का इंतजाम कर रहे थे। बेटे के होने के बाद भी जब तक मैं घर नहीं आई मेरे पास ही रहे। रिश्तेदार तो आए थे मुंडन में 10 दिनों के बाद। बहू सुनकर खुश होती है। तभी नजर खत पर पड़ती है। माँ, ये किरण आंटी को आपने पैसे वापस कर दिए? हाँ, वो भी समझ कैसे कैसे किए मैं ही जानती हूँ। सुमन की पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत थी। रिश्तेदारों ने तो साफ बोल दिया था कि किसी होटल में काम पर लगा दो। कई लोग बर्तन धोने के साथ पढ़ाई करते हैं, लेकिन किरण आंटी, उन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए बचाए हुए पैसों को सुमन की पढ़ाई के लिए दे दिए। यानी कि आज ये जो कुछ भी है वो किरण आंटी के कारण ही ना? हाँ बहू, ऐसे ऐसे पड़ोसी हुआ करते थे जो किसी रिश्ते के नाम से नहीं बल्कि अपनेपन से भरे थे। फिर सास का बोलने का रुख तीखा हो जाता है। और फिर भी देख, सुमन इन लोगों को भी नहीं बुलाने दे रहा है। माँ, मैं बात करती हूँ, ये लोग सिर्फ आएंगे ही नहीं, हम लोगों के साथ रुकेंगे भी घर में, रिश्तेदारों की तरह। सास बहू बेटे से पूछकर एक एक घर जाकर पड़ोसियों को एक दिन रहने का न्योता दे आते हैं। और फिर वो दिन भी आ जाता है जब घर में गृह प्रवेश होता है। अरे हम लोगों का कमरा कहाँ है? बड़ा कमरा देना हम लोगों को, खुला खुला। सुमन परेशान हो जाता है कि वो क्या करे, कहाँ किसका सामान रखे, कि वहीं किरण पड़ोसन आ जाती है। अरे सुमन, परेशान ना हो बेटा, हमारे कमरे में रख दो उन लोगों का सामान, हम तो तेरी माँ के साथ ड्राइंग रूम में एडजस्ट हो जाएंगे। और हमारा कमरा कहाँ है? सुमन, जरा सामान कमरे में तो रखवा दो।
अरे ये क्या, मेरे कमरे में तो सफाई ही नहीं है। अरे बता देती सुमन, हम कहीं और रह लेते। तभी वहाँ नीलम झाड़ू लेकर आ जाती है। अरे बबली दीदी कैसी बात कर रही है, चलिए मैं साफ किए देती हूँ कमरा। वही मामी जी भी आ जाती हैं। अरे सुमन दीदी, सबसे छोटा कमरा हम लोगों को ही देना था क्या? मायके की कोई परवाह नहीं है। वो मामी जी, किरण आंटी और नीलम आंटी की फैमिली एक ही कमरे में है ना, तो इसलिए आप और मामा दो ही तो लोग हैं। तो मामी तो बहू के मुंह से ये बात सुनकर गुस्से से लाल पीली हो जाती है। अरे वाह जी वाह, बहू की जुबान तो देखो कितना बोल रही है। इतना बोलने वाली बहुएं भी होती है क्या? अरे रहने दो, जब मेरी बहन ने ही मेरे बारे में नहीं सोचा तो किसी और से क्या उम्मीद करें। दोनों सामान पैक करके घर से निकल ही रहे होते हैं कि नीलम आ जाती है। अरे राकेश भैया, मैं भी सुमन की तरह ही तो हूँ। आप तो हम लोगों को इतने साल से जानते हैं। हाँ, तुम लोग तो मेरी बहन से चिपकी रही गोंद की तरह। खैर कोई बात नहीं, रहो बड़े कमरे में। तभी अरुण वहाँ आ जाता है, जो नीलम का पति है। अरे अरे भाई साहब, थोड़ा तो वक्त दीजिए, हम सारे छोटे कमरे में शिफ्ट हो रहे हैं। सारे पड़ोसी छोटे कमरे में चले जाते हैं और मामा मामी बड़े कमरे में। बहू चाची के कमरे से बाहर निकल रही होती है कि देखो कैसे बड़ा मकान बनाकर इतरा रही है। अरे जब हम लोगों ने कहा था कि घर बनवा लो, तब तो लड़के को पढ़ाने की पड़ी थी। इतना पैसा रखी थी, महंगे कॉलेज में पढ़ाया, तब बात मानी होती तो सस्ते में मकान बन जाता। बहू आगे जाती है जहाँ दोनों पड़ोसन भी आपस में बात कर रही थी। मानना पड़ेगा सुमन को, बहुत ही समझदारी के साथ चली। बच्चों की जिम्मेदारी को सबसे ऊपर रखा, रिश्तेदारों के साथ भी पूरा निभाया। नहीं तो आजकल के रिश्तेदार। अरे सुमन के लिए तो हम हमेशा ही खड़े हैं। बहू तभी मामी के पास जाती है, जहाँ वो मामा से कह रही होती है, बस अब आ गए इसके घर। अब तो ये रो रो कर भी बुलाएगी तो मैं ना आऊं। कैसे कमरे में रखा हम लोगों को। सुमन भी ना किसी काम की नहीं है। बहू सभी को देख समझ रही थी, रिश्तेदारों के नखरों के बीच पड़ोसियों का प्यार। वो देखकर समझ जाती है कि सास के असली मेहमान कौन है। सास के साथ सोने वाली बहू। रजनी और अमर की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। अमर अपनी पत्नी रजनी से बहुत प्यार करता था। शुरू के कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन फिर छोटी छोटी बातों पर अमर और रजनी का झगड़ा होने लगा। अरे तुमने फिर से गीला टॉवेल बेड पर डाल दिया। कितनी बार तुमसे कहा है कि सारा बेड गीला हो जाता है। अरे गुस्सा क्यों कर रही हो, गलती हो गई मुझसे, अगली बार ध्यान रखूंगा। बस हर बार पर बस यही कह के चल देते हो। सारा दिन सफाई तो मुझे करनी पड़ती है ना। देखो रजनी, इस तरह नाराज मत हो, मैंने कहा ना मैं ध्यान रखूंगा आगे से। और फिर रात के वक्त रजनी अपना बिस्तर उठाकर बेडरूम से बाहर जाने लगती है। अरे क्या हुआ रजनी, सुबह वाली बात पर अभी तक नाराज हो क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर तुम अपना बिस्तर लेकर कहाँ जा रही हो? मैं मम्मी जी के कमरे में सोने जा रही हूँ। मम्मी जी अकेली है ना। अरे कैसी बात करती हो रजनी, शादी के बाद लड़कियां अपने पति के पास अपने बेडरूम में सोती हैं, सास के पास कौन सोता है? मैंने कहा ना, मेरा मन कर रहा है इसलिए मैं मम्मी जी के पास सोने जा रही हूँ। अरे रजनी मेरी बात तो सुनो यार, मेरा भी तो मन करता है ना तुमसे प्यार करने का, तुम्हारे साथ रहने का। ऑफिस से थका हारा आया हूँ और तुम मम्मी जी के पास सोने जा रही हो। देखो, मुझे आज अपनी सास के पास सोने का मन है और मैं जा रही हूँ। इतना कहकर रजनी अपनी सास के साथ सोने के लिए उनके कमरे में चली जाती है। रजनी बेटा तुम यहाँ? मम्मी जी, क्या मैं आपके पास सो सकती हूँ? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं क्यों नहीं, बिल्कुल सो सकती हो। लेकिन सब ठीक तो है ना? अमर के साथ झगड़ा हुआ है क्या? नहीं नहीं मम्मी जी, मैं रोज रोज इनके साथ उस कमरे में सोकर बोर हो चुकी हूँ। थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इसलिए आपके पास सो जाती हूँ। आपको कोई ऐतराज हो तो बता दीजिए।
अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, सो जाओ। और फिर अगले दिन, अमर बेटा, तुम्हारा रजनी के साथ कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं तो मम्मी, ऐसे तो कोई बात नहीं है। क्यों, क्या हुआ? अरे वो कल रात मेरे कमरे में सोने आ गई थी तो मुझे लगा सब ठीक तो है ना बेटा? नहीं मम्मी जी, वो ऐसी ही, बस उसका मन किया होगा। कह रही थी कि मम्मी अकेली है इसलिए आपकी चिंता हो रही थी। पर अगली रात को फिर से रजनी अपना बिस्तर उठाकर सास के कमरे में पहुंच जाती है। रजनी बेटा, आज फिर से मेरे पास सोने आ गई? मम्मी जी, आपको मेरा अपने पास आना अच्छा नहीं लगता? अगर ऐसी बात है तो मैं बाहर ड्राइंग रूम में चली जाती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, पर अमर अपने कमरे में अकेला होगा ना। अरे तो वो कौन से 6 महीने के छोटे दूध पीते बच्चे हैं, उनको डर थोड़ी ना लगता है। इतने बड़े हो गए हैं, 1-2 दिन अकेले सो लेंगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। और इस तरह फिर तो ये रोज की बात हो गई। रजनी रोज अपना बिस्तर उठाती, अपनी सास के पास आकर सो जाती। सास उससे कुछ इसलिए नहीं कहती है क्योंकि उसे लगता है कि बहू बुरा मान जाएगी। एक दिन सुबह सुबह, माँ मेरे लिए चाय बना दो, ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है। अरे बेटा, तो रजनी से क्यों नहीं कह देते? मुझे उससे बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। अरे आखिर क्या बात है बेटा, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? देखो ना माँ, आजकल रजनी का बिहेवियर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रोज रात को आपके पास आकर सो जाती है। अगर उसे मेरी परवाह नहीं तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अमर गुस्से में ही घर से ऑफिस चला जाता है। ये देखकर सास बहुत दुखी हो जाती है। और फिर अगले दिन, मम्मी जी, मैं आ गई आपके पास सोने। हाँ बहू, सो जाओ। पर वो क्या है ना, आज मेरा पुरानी फिल्में देखने का बड़ा मन कर रहा था। कोई बात नहीं, सो जाओ, मैं पिक्चर देखती रहूंगी। ठीक है मम्मी जी। रजनी की सास तेज आवाज में अपने कमरे में टीवी चलाकर रखती है। इसकी वजह से रजनी को नींद नहीं आती, लेकिन वो पूरी रात करवट बदल बदल कर सोने की कोशिश करती रहती है। सास को लगता है कि अब रजनी उसके कमरे में सोने नहीं आएगी, लेकिन अगली रात फिर रजनी उसके कमरे में सोने के लिए पहुंच जाती है। मम्मी जी, मैं आ गई। अरे बेटा, मुझे लगा कि कल तुम ठीक से सो नहीं पाई थी। जाओ अपने कमरे में आराम से सो जाओ ना बेटा। अरे नहीं मम्मी जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना कहकर रजनी फिर से अपनी सास के कमरे में सो जाती है। आधे घंटे बाद, बेटा जरा मेरे पैरों पर तेल तो लगा दे। ठीक है मम्मी जी। रजनी अपनी सास के पैरों पर तेल लगाकर जैसे ही सोने लगती है, आधे घंटे बाद फिर से, बहू मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा मेरा सर तो दबा दे। ठीक है मम्मी जी, दबा देती हूँ। बहुत जोर से नींद आ रही है। अपनी सास का सर दबाकर रजनी फिर से सोने की कोशिश करती है, पर आधे घंटे बाद फिर से, अरे बहू बड़ी जोर से प्यास लगी है बेटा, जरा किचन से पानी तो लेकर आ। अरे मम्मी जी, जैसे ही नींद आने लगती है खुश खुश भाग लेती है। रजनी चुपचाप जाकर किचन से पानी लेकर आती है। इस तरह रजनी की सास पूरी रात हर आधे आधे घंटे पर उसे किसी न किसी बहाने से जगाती रहती है। रजनी परेशान हो जाती है। सास को लगता है कि इस बार वो उसके कमरे में सोने के लिए बिल्कुल नहीं आएगी, लेकिन अगली रात फिर से रजनी वहां पहुंच जाती है। मम्मी जी, आज मैंने आपकी दवाई, पानी सब कुछ लाकर रख दिया है। अब आप प्लीज़ चुपचाप सो जाइएगा और मुझे भी सोने दीजिएगा। देखिए, 2 रातों से ना मैं सो ही नहीं पाई हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, सो जा। थोड़ी देर के बाद रजनी की सास बहुत ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लेना शुरू करती है। खर्राटे इतने तेज़ होते हैं कि रजनी के कानों में दर्द होने लगता है। हे भगवान, मम्मी जी को क्या हो गया है? क्या करूँ, कहाँ जाऊँ मैं? परेशान होकर रजनी वापस अपने कमरे में जाती है। रजनी, आज तो बहुत दिनों के बाद अपने बेडरूम में सोने आई हो। आ जाओ आ जाओ। वैसे भी तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता। क्या करती, तुम्हारी मम्मी के खर्राटों ने तो मेरी नींद उड़ा कर रखी है। अब मुझे यहीं पर सोना पड़ेगा। अगली सुबह, अरे रजनी बेटा, रात को कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें कितना ढूंढ रही थी। मैं तो डर ही गई थी, मेरी बहू न जाने कहाँ चली गई।
कहाँ जाती मम्मी जी, अपने कमरे में गई थी। और आजकल ना आप मुझे जानबूझकर बहुत परेशान करती हैं। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो सीधे सीधे क्यों नहीं कह रही हैं? 3 रात हो गई है, मुझे ठीक से नींद भी नहीं आती। रजनी, ऐसे क्यों बात कर रही हो? मम्मी ने क्या कर दिया? आप अपनी मम्मी से क्यों नहीं पूछते? मैं बहू हूँ तो क्या इसका मतलब ये है कि दिन भर काम करो और रात में भी चैन से ना सो? रजनी बेटा, बड़ी नादान हो। इसीलिए तो जानबूझकर मैं ये सब कर रही थी ताकि तुम अपने पति के पास जाकर अपने बेडरूम में सो जाओ। शादी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं और तुमने मेरे कमरे में आकर सोना शुरू कर दिया। यह तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी के लिए अच्छी बात थोड़ी ना है बेटा। मम्मी, तो क्या आपने जानबूझकर ये सब किया था रजनी को समझाने के लिए? अरे तो और क्या करती? दुनिया की पहली बहू है ये जो पति को छोड़कर सास के साथ सोने चली थी। इसीलिए मुझे इसके लिए थोड़ा बुरा बनना पड़ा। हाई हील्स, बेचारी रूपा। शॉर्ट हाइट तो थी ही, ऊपर से पति मिला वो भी 6 फुट का। क्या रूपा, शादी को 30 साल हो गए लेकिन कभी तुम्हें ये हाई हील्स के बिना नहीं देखा। क्या करोगे देखकर बिना हिल्स के? छोटी हाइट है ना, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। मैंने कहा तुम्हें कहा कि तुम्हें भी तो मैंने घुटने के बल नहीं देखा। वो तो है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी हाई हील्स के कारण कभी मुझे ये फील ही नहीं हुआ कि तुम शॉर्ट हाइटेड हो। हाँ भाई, तभी तो जान जाए लेकिन हिल्स ना जाए। अच्छा, वो कल ना हमें बहू देखने चलना है बेटे के लिए, तो सारी तैयारियां कर लेना। और हाँ, देख लेना कि बहू की हाइट ठीक हो तभी हाँ करना। पता चला कि उस बेचारी को भी सारी जिंदगी हिल्स डालनी पड़ जाए। अरे बस भी करो, ऐसा भी नहीं है। उसके लिए तो मैं लंबी लड़की ही देखूंगी। बेटे के साथ माँ बाप दोनों लड़की देखने जाते हैं, लेकिन ये क्या, लड़की की हाइट भी काफी होती है। माँ, ये लड़की ठीक है, देखो हाइट भी बिल्कुल मेरे बराबर ही है ना? हाँ हाँ रूपा, रिश्ते को हाँ कर दे, ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलता, हाँ कर दे। लेकिन न जाने क्यों एक परफेक्ट मैच भी रूपा को ठीक नहीं लग रहा था। अरे क्या सोच रही हैं रूपा जी? बहू से कुछ सवाल करना है तो पूछ लो। हाँ, वो बेटी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी लंबाई थोड़ी ज्यादा है? वो तो भला हो मेरे लड़के का जो इतना लंबा है, वरना तो शादी होनी थोड़ी मुश्किल नहीं हो जाती। ओह नो, कैसी बात कर रही हैं आप? मुझे तो अब भी भगवान से शिकायत है कि मुझे थोड़ी हाइट और दे देता, क्योंकि मुझे लंबाई बहुत पसंद है। हैं? अच्छा अच्छा, ओके ओके। वैसे जब अब सबको रिश्ता पसंद ही है तो मुझे भी पसंद है। रूपा परिवार के साथ रिश्ता पक्का करके घर आ जाती है, लेकिन मन में काफी परेशान रहती है। अरे क्या हुआ रूपा, जब से बेटे के लिए बहू फाइनल की है परेशान सी लग रही हो। सब ठीक तो है ना? हाँ, बस यही सोच रही थी कि बेटा लंबा, पति लंबा और बहू भी। मुझे जीवन में कभी हिस्से छुटकारा मिलेगा ही नहीं क्या? अच्छा, तो ये परेशानी है। अरे तो क्या हो गया, जैसे हम लोगों के लेवल को हिस्से मेंटेन रखा है वैसे ही बहू के साथ भी रखना। क्या गलत है इसमें? हाँ, लेकिन मुझे लगा कि वो थोड़ी अपनी लंबाई को लेकर घमंड में रहती है। देखा कैसी पटर पटर जबान चला रही थी। क्यों? अरे छोड़ो ना, तुम्हें क्या करना है? उसे लंबाई पसंद होगी तो क्या रही है? तुमने पूछा भी तो ऐसा ही सवाल था ना। तभी वहां बेटा आ जाता है। क्या हुआ माँ पापा, क्या बात हो रही है? अरे तेरी होने वाली बीवी के बारे में बात चल रही है। कैसे बोल रही थी, मुझे तो लंबाई पसंद है। अरे इतनी तो लंबी है, और कितनी लंबाई पसंद है? और मुझे देखो, मैं कितनी शॉर्ट हाइटेड हूँ, लेकिन मैंने तो कभी भगवान से इसके लिए शिकायत नहीं की। अरे करोगी भी क्यों माँ, हर समय हाई हिल्स में आपने सब कुछ मेंटेन जो रखा हुआ है। छोटी रूपा के बेटे की शादी लंबी सी नीलू से हो जाती है। शादी के बाद, अरे अरे नीलू बहू, जब तुझे देखने आए थे तब तो तू इतनी लंबी नहीं लग रही थी। ये शादी के बाद अचानक क्या हो गया?
अरे सासू माँ, हिल्स हिल्स पहनी है ना मैंने, आपको तो पता है मुझे लंबा लगना कितना अच्छा लगता है। रूपा बेचारी अब अपनी हाई हिल्स के साथ भी बहू की बराबरी नहीं कर पा रही थी। एक बार वो बहू के साथ बाजार जा रही थी कि पड़ोसन, हाय रे बेचारी रूपा की किस्मत, मुझे तो तरस आता है कभी कभी। अरे पहले पति लंबा था तो हिल्स ना उतरी, फिर बेटा, और अब तो बहू, वो तो माशाल्लाह। हाँ हाँ ठिंगनी कहीं की। रूपा और बहू पड़ोसियों की बात सुन लेते हैं। घर आकर, बहू तुम जब मेरे साथ जाती हो ना तब हिल्स मत पहना करो, मेरी हाइट कम है, ऊपर से तुम लंबी और उसके ऊपर से तुम्हारी हिल्स। अरे कैसी बात कर रही हैं माँ जी, मैं आपके लिए अपनी हिल्स क्यों उतारूं? ये मेरी चॉइस है, मुझे लंबा लगना पसंद है तो है। ये बोलकर बहू वहां से चली जाती है। लेकिन दोनों के बीच की बात सामने खड़ा रूपा का पति सुन रहा होता है। फिर अगले दिन, अरे मेरी सारी हिल्स कहाँ चली गई? मैंने सारी बाहर कर दी, आज से तुम हिल्स नहीं पहनोगी। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, हिल्स नहीं पहनूंगी तो क्या करूंगी? इस घर में गुजारा कैसे होगा मेरा, सब इतने लंबे लंबे। अरे ना बाबा ना, आप तो मेरी हिल्स मुझे वापस ला दो। देखो रूपा, घर में गुजारा तुम्हारी हिल्स के कारण नहीं, तुम्हारी सूझबूझ के कारण हो रहा है। अरे पर आज आप ये कैसी बात कर रहे हैं? तभी वहां बेटा आ जाता है। हाँ माँ, पापा ठीक तो कह रहे हैं। मेरी पढ़ाई लिखाई से लेकर घर बनाने की जिम्मेदारी जिस लेवल में आपने पूरी की है, शायद उस लेवल तक कोई भी हिल्स पहनकर भी नहीं पहुंच सकता। ये इंसान की फितरत है रूपा, उसे जिस चीज से शर्म आती है वो चीज उसका उतना ही पीछा नहीं छोड़ती। जब हमारी शादी हुई, भले लोगों ने कहा हो कि लंबे लड़के को छोटी लड़की मिली, लेकिन क्या कभी मैंने तुमसे कुछ कहा? नहीं नहीं जी, आपने तो कभी कुछ नहीं कहा। फिर तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट कौन है, मैं या लोग? वैसे ही अगर बहू को ऊंचा लगना पसंद है और वो तुम्हारे लिए अपना शौक नहीं छोड़ रही है, तो तुम क्यों किसी के लिए लंबा दिखने की कोशिश कर रही हो? जैसी भी हो, मेरी हो और मुझे बहुत पसंद हो। रूपा को समझ में आ जाता है कि उसकी हिल्स पहनने की जरूरत अब खत्म हो चुकी है। एक बार वो बहू के साथ बाजार जा रही थी, वो भी बिना हिल्स के। वही पड़ोसी, अरे ये बहू को तो देखो, एक तो इतनी लंबी, ऊपर से हिल्स। अरे ऊंट लग रही है ऊंट। उस दिन तो सास के साथ चलती ठीक लग रही थी, आज तो जिराफ लग रही है। घर आकर बहू कहती है, माँ जी ये क्या मजाक है, आपने आज हिल्स क्यों नहीं पहनी? मेरे साथ चला करे तो हिल्स पहना करे, मैं कुछ ज्यादा ही लंबी लगती हूँ। वो बहू, मैं जैसी हूँ ना वैसे ही लोगों के सामने रहना चाहती हूँ। छोटी हाइट की हूँ तो लंबी लगने की कोशिश भी मैं क्यों करूँ? मुझे तो छोटा लगना अच्छा लगता है। दुकान। लक्ष्मी जी की 2 बहुएं थी, सुमन और राधिका, और 2 बेटे, अजय और सुशील। लेकिन लक्ष्मी जी के बहू बेटे उनको अपने साथ रखने को तैयार नहीं थे। बहुओं के तेज स्वभाव के चलते लक्ष्मी जी को अपना ही घर छोड़कर एक किराए की कोठरी में रहना पड़ रहा था। कुछ दिनों से उनके बेटों ने उन्हें पैसे देना भी बंद कर दिया था। ऐसी स्थिति में लक्ष्मी जी ने अपनी जमा पूंजी से एक छोटी सी दुकान खोली। एक दिन शाम के वक्त, अजी सुनते हो, तुम्हारी माँ ने दुकान खोली है। दुकान, अब इस उम्र में दुकान पर बैठेगी वो? अब क्या किया जा सकता है, माँ की तो बुद्धि सठिया गई है। मोहल्ले में मजाक बनाएंगे सब हमारा। अरे जेठ जी, इसमें परेशानी क्या है अगर सासू माँ ने दुकान खोली है? हाँ हाँ, राधिका ठीक तो कह रही है, अपनी दुकान पर बैठी रहेगी, कम से कम हमें परेशान तो नहीं करेंगी। हाँ वैसे बात तो ठीक है, खुद के 2 पैसे कमाएंगी तो कभी कभार हमें जो खर्चा देना पड़ता है ना, वो भी देने से बच जाएंगे हम लोग। फिर किस बात की परेशानी, खोलने दो माँ को दुकान, हमें क्या। वैसे भी अपनी कोठरी में चुपचाप रह रही है ना, चाहे दुकान खोले या मॉल बनाए, हमें उससे क्या लेना देना। अगले दिन सुमन अपनी सास की दुकान पर पहुंचती है। सासू माँ,
आपकी दुकान में शक्कर है क्या? शक्कर जरा 1 किलो दे दीजिएगा। हाँ हाँ बहू है ना, लो बेटा 1 किलो क्यों 2 किलो ले जाओ। सोच लो सासू माँ, घाटा हो जाएगा आपको, पैसे नहीं देने वाली मैं। देखो सुमन, ये मेरी दुकान है और यहाँ पर जो भी कोई सामान खरीदने आता है उसे पैसे तो देने ही पड़ते हैं। अरे सासू माँ, ऐसा क्यों करी आप? अरे देखो ना, घर पर आपका बेटा और पोते पोती दूध में शक्कर डालने के लिए कब से इंतजार कर रहे हैं, जरा उनके बारे में तो सोचिए। अरे ऐसी बात है क्या? अब मुझे नहीं पता था। बहू एक काम करो, वैसे भी पहली बार आई हो ना, ये शक्कर तुम ऐसे ही ले जाओ, पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगले दिन राधिका भी अपनी सास की दुकान पर पहुंचती है। प्रणाम सासू माँ, कैसी चल रही है आपकी दुकान? बस बेटा जैसे तैसे करके काम चला रही हूँ। तुम बताओ, घर में सब राजी खुशी है ना? हाँ हाँ मम्मी जी, सब कुछ ठीक ठाक है। बताओ राधिका बहू, कैसे आना हुआ? कुछ काम था क्या? वो ना मम्मी जी, मुझे जरा 5 किलो आटा चाहिए था। मेरे पैर में ना बहुत दर्द है, इसलिए बाजार तक जाने में ना तकलीफ हो रही थी। घर पर बच्चे भूखे बैठे हैं, सोचा आपसे ही ले लेती हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, ये लो 5 किलो आटा ले जाओ। हाँ लेकिन मम्मी जी, आपने जिठानी जी को शक्कर फ्री में दी थी, तो मुझसे भी पैसे तो नहीं लेंगी ना? हाँ, अच्छा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही ले जाओ, बच्चों से क्या पैसे लेना। कुछ दिनों के बाद लक्ष्मी का बेटा अजय दुकान पर पहुंचता है। कैसी हो माँ? दुकान तो अच्छी चल रही है ना तुम्हारी? सब मोहल्ले वाले तारीफ करते रहते हैं। अब क्या करूं बेटा, तुमने तो मुझे सहारा दिया नहीं, गरीब माँ को घर से बाहर निकाल दिया। कुछ तो करना पड़ेगा ना अपना पेट पालने के लिए। वो माँ ना बहुओं की बहुत चिक चिक रहती थी। अब देखो कितनी अच्छी जिंदगी है तुम्हारी, खुद कमाती हो, खुद खर्च करती हो, इससे अच्छी भला कोई जिंदगी हो सकती है क्या? हाँ बेटा, दिल को बहलाने के लिए तुम्हारी ये बात भी सही है, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, मैं खुश हूँ। अच्छा माँ, मैं क्या कह रहा था, जरा 500 उधार तो दे देना। कमाल की बात है बेटा, तुम मुझसे पैसे उधार मांग रहे हो, तुम्हारे पास पैसों की क्या कमी है? अरे माँ, इस महीने की तनख्वाह नहीं आई और आप तो अपनी बहू को जानती है ना, उसे शॉपिंग करनी है, जल्दी वापस लौटा दूंगा माँ। ठीक है बेटा, ये लो 500 रुपए, लेकिन देखो कुछ दिनों में वापस दे देना, मुझे अपनी दुकान के लिए माल भी तो खरीदना है। हाँ हाँ ठीक है माँ, जल्दी पैसे लौटा दूंगा। बहुत दिनों तक अजय अपनी माँ लक्ष्मी के पैसे वापस नहीं देता और सुमन और राधिका बार बार किसी न किसी बहाने से अपनी सास लक्ष्मी की दुकान से बिना पैसे दिए खूब सारा सामान ले आती है, जिसकी वजह से लक्ष्मी को अपनी दुकान में बहुत घाटा होता है। फिर एक दिन जब राधिका सामान लेने के लिए लक्ष्मी की दुकान पर पहुंचती है, सासू माँ जरा वो 1 किलो दाल तो देना। नहीं बहू, अब मैं तुम्हें या सुमन को कोई सामान फ्री में नहीं देने वाली। तुम लोगों ने कभी कोई मदद नहीं की मेरी, उल्टा मेरी दुकान से फ्री का सामान ले जाकर मुझे मुश्किल में डाल दिया है। लेकिन मम्मी जी, हम तो आपके बच्चे हैं ना? अगर इतना ही मेरे बच्चे हो तो फिर मुझे घर से बाहर क्यों निकाल दिया? देख बहू, अब मैं तुम्हें 1 रुपए का सामान भी फ्री में नहीं दूंगी, और जाकर सुमन को भी कह देना, आए दिन तुम्हारा पति मुझसे उधार ले जाता है और वापस भी नहीं लौटाता। राधिका गुस्से में घर वापस आती है। घर आने के बाद, क्या हुआ राधिका, बहुत गुस्से में लग रही हो तुम? सासू माँ की दुकान पर गई थी ना? सासू माँ का तो कुछ करना पड़ेगा, जब से ये दुकान खोलकर बैठी है, अक्कड़ तो देखो उनकी। अरे लेकिन हुआ क्या है? होना क्या है, दाल लेने गई थी, मुझे 4 बातें सुनाकर उल्टा भेज दिया, कुछ दिया भी नहीं। ये तो सासू माँ ने ठीक नहीं किया। देखो मेरे पास ना एक बहुत अच्छा प्लान है। कैसा प्लान भाभी?
हम अपनी सासू माँ की दुकान में किसी चोर से कहकर चोरी करवा देते हैं और सारा सामान अपने घर मंगवा लेंगे। उसके बाद हमारे पास फ्री में सामान भी आ जाएगा और सासू माँ की अकल भी ठिकाने आ जाएगी। ठीक है भाभी, मैं आपका पूरा साथ दूंगी। अब जल्दी से ये काम करवा दीजिए। और 2 दिनों के बाद सुमन और राधिका एक चोर से मिलकर लक्ष्मी की दुकान में चोरी करवा देते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया। इस उम्र में जैसे तैसे अपना गुजारा कर रही थी, लेकिन चोर मेरा सारा सामान लेकर चले गए। अबे क्या होगा। तभी वहां पर राधिका और सुमन पहुंच जाती है। क्या हुआ सासू माँ, बहुत दुखी लग रही हैं आप। अरे क्या बताऊं, मेरी दुकान का सारा माल चोरी हो गया। अब अगर आप अपने ही बहू बेटी को सामान नहीं देंगी तो ऐसा तो होगा ना सासू माँ। अब राधिका की बात सुनकर लक्ष्मी को यकीन हो जाता है कि इस चोरी के पीछे कहीं ना कहीं उसकी दोनों बहुओं का ही हाथ है। लक्ष्मी एक प्लान बनाती है। पैसे उधार लेकर अपनी दुकान में फिर से खूब सारा सामान ले आती है। अरे भाभी, देखा आपने, सासू माँ की दुकान तो फिर से सामान से भर गई है। हाँ वही तो, मैं तो सोच रही थी कि एक बार में उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी, पर लगता है फिर से कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? अरे वही जो हमने पहले किया था। इसका मतलब फिर से चोरी करवाएंगे? हाँ, उसके बिना हमारा काम कैसे चलेगा। और इस बार चोरी करने हम दोनों चलेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे उनकी दुकान में। सुमन और राधिका दोनों मिलकर लक्ष्मी की दुकान में चोरी कर लेती हैं और सारा सामान चुपचाप अपने घर के स्टोर में लाकर रख देते हैं। लेकिन सुबह होते ही लक्ष्मी पुलिस लेकर सुमन और राधिका के घर पहुंच जाती है। इंस्पेक्टर साहब, मेरी इन दोनों बहुओं ने ही घर में चोरी की है। अरे ना ना इंस्पेक्टर साहब, ये हम पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं। अरे हम क्यों इनकी दुकान में चोरी करने लगे? माँ, आपको शर्म नहीं आती अपनी बहू पर झूठा इल्जाम लगाते हुए? हाँ माँ, हम आपके बेटे हैं और ये आपके बहुएं हैं। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? लक्ष्मी जी, क्या आपके पास कोई सबूत है? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप इनकी बातों में मत आइए। ये हमारी माँ है और इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसीलिए तो हमसे अलग रहती हैं। इंस्पेक्टर साहब, मेरी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है और मेरे पास इन दोनों के खिलाफ बहुत बड़ा सबूत है। बताइए, क्या सबूत है आपके पास? आप जरा मेरी दोनों बहुओं के हाथ पानी से धुलवा दो, फिर सब कुछ साफ साफ पता चल जाएगा। अरे हाथ पानी से धोने से क्या होगा माँ? आप दोनों मेरे सामने अपने हाथों पर पानी डालिए। जैसे ही राधिका और सुमन अपने हाथ पानी में डालती हैं, उनके हाथों का रंग लाल हो जाता है और ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। अरे ये क्या, तुम्हारे हाथों का रंग अचानक से लाल कैसे हो गया? क्योंकि मैंने अपनी दुकान के सारे सामान पर एक तरह का केमिकल लगा कर रखा था। मुझे पता था जो भी चोरी करने आएगा वो सामान को अपने हाथों से उठाएगा और उसके हाथों पर रंग लग जाएगा। अरे माँ, आप तो बहुत चालाक निकली। इसे चालाक नहीं बेटा, बुद्धिमान कहते हैं। और जिसके तुम्हारे जैसे बहू बेटे हो, उसे थोड़ा बहुत तो अपनी अकल से काम लेना ही पड़ता है ना। शर्म नहीं आती आप लोगों को अपनी ही माँ को परेशान करते हुए? हमें माफ कर दीजिए सासू माँ, हम आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। और हाँ, आपको अपने साथ रखेंगे, आपकी सेवा करेंगे और पूरी इज्जत भी देंगे। हमें माफ कर दीजिए।